मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, एमएसजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। आज हम बीए पाठ प्रथम में प्रथम प्रश्न पत्र विद्यापति का काव्य सौंदर्य इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में विद्यापति पाठ दिया गया है। इसमें प्रार्थना, वंशी माधुरी, रूप वर्णन, दूती प्रसंग, वसंत मिलन और अविसार जो है आपके पाठ्यक्रम में पद दिए गए हैं। विद्यापति के काव्य सौंदर्य को समझने से पूर्व हम उनके जीवन परिचय और उनके साहित्य के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं और उन्हें भक्ति काल का भी कवि इस रूप में मान सकते हैं कि उन्होंने जो है रचनाएं की। यद्यपि विद्यापति के इस काल को लेकर के विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने विद्यापति को आदिकाल का ही प्रमुख कवि माना है। विद्यापति ठाकुर का जन्म दरभंगा जिले के बिस्पी नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कवि के जन्म तिथि का यद्यपि पूर्ण रूप से उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने उनका जन्म सन 1360 माना। विद्यापति की मृत्यु काल भी संदिग्ध मानी जाती है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने विद्यापति की मृत्यु को सन 1446 ईस्वी को माना, लेकिन कुछ विद्वानों ने इन्हें 1448 एवं 49 में भी इनकी मृत्यु को माना है। डॉक्टर सियाराम तिवारी लिखते हैं कि विद्यापति जिस महत्व के अधिकारी हैं, उस दृष्टि से वे हिंदी साहित्य में एकमात्र व्यक्तित्व हैं। वे उस चौराहे पर आसनस्थ है जहां से साहित्य के विभिन्न पथ निकलते हैं। ऐसा कोई दूसरा व्यक्तित्व दृष्टि पथ में नहीं आता जो एक साथ इतनी साहित्यिक धाराओं के मूल में स्थित हो। उनकी तीनों परवर्ती साहित्यिक धाराएं वीरगाथा, भक्ति और रीति उनके साहित्य में बीजभूत है। अपने पूर्वजों की भांति विद्यापति संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत, अपभ्रंश और नृत्य प्रति व्यवहार में आने वाली मातृभाषा मैथिली पर उनका समान अधिकार था। प्राकृत को छोड़कर भाषा के सभी रूपों को उन्होंने अपने साहित्य सृजन का माध्यम बनाया। भाषा की दृष्टि से इनकी रचनाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: का पांडित्यपूर्ण काव्य, खा आश्रित काव्य और गा जनसाधारण का काव्य। विद्यापति के उन तीनों को यदि हम समझें तो तीनों ही विभिन्न प्रकार के उनका जो है साहित्य है। उसी साहित्य के आधार पर उनके इस काव्य सौंदर्य का हम वर्णन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम विद्यापति के काव्य का अनुभूति पक्ष हम लेंगे। विद्यापति का जो अनुभूति पक्ष है, उन्होंने विभिन्न भावों के लेकर के अपनी साहित्य रचनाएं की। जैसे उनका श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार के 2 पक्ष आते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसी तरह से प्रकृति चित्रण, भक्ति भावना और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। श्रृंगार वर्णन में 2 श्रृंगार जो है विशेष रूप से उन्होंने उल्लेखित किए हैं। एक तो संयोग श्रृंगार, जहां तक संयोग श्रृंगार का उनका जो पक्ष आता है कि उन्होंने नायक और नायिका राधा और कृष्ण को लेकर के ही उन्होंने चर्चा की है। वहीं उसी संयोग श्रृंगार में आलम्बन के अनेक रूप, अनेक चेष्टाओं, मिलन क्रीड़ाओं का उन्होंने चित्रण किया। वह संधि से लेकर के प्रौढ़ा नायिका तक की उनकी अनेक चेष्टाओं का चित्रण विद्यापति के काव्य में मिलता है। जैसे वह संधि का एक उदाहरण देखिए: शैशव जोवन दर्शन भेल, दुहपत हैरियत मन सिज मेल। वह संधि और नक्शिक के अतिरिक्त विद्यापति ने पूर्व राग और अविसार के प्रसंगों में भी बहुलता के रूप में चित्रण प्रस्तुत किए। इसका एक उदाहरण जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है कि माधव आज आयलु बड़वंदे, सुख लागी आयलु बहु दुख पायलु, पाप मनोमथ संदे। इसी तरह से उनका वियोग श्रृंगार जो है हम देख सकते हैं। वियोग श्रृंगार का विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। जब विरह की पूर्ण स्थिति आती है तो नायक नायिका की दशा कारुणिक बन जाती है। विद्यापति के विरह वर्णन की विशेषता यह है कि उन्होंने नायिका राधा की विरह का वर्णन करने के साथ साथ कृष्ण के विरह का वर्णन खूब किया है। जैसे नायक कृष्ण के विरह का एक मार्मिक चित्रण जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, वो आप देखिए कि विरह व्याकुल बकुल तरु तरु, पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सय सकी ढरई नीर अपार रे। इस तरह से कवि ने श्रृंगार के दोनों दशाओं का मार्मिक चित्रण किया है। यह चित्रण कवि ने अपने साहित्य में किया, जो स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक बन पड़ा। दूसरा आता है प्रकृति चित्रण।
विद्यापति ने प्रकृति का भी अपने साहित्य में चित्रण किया। उन्होंने प्रकृति के शुद्ध वर्णन के साथ साथ श्रृंगार के आलम्बन और उद्दीपन रूप का भी चित्रण किया। मिथिला जो कि उनकी नगरी थी, उसकी प्राकृतिक सुंदरता भी उन्हें प्रकृति संबंधी काव्य रचना के लिए प्रेरित कर रही थी। कवि ने अपने काव्य में सभी ऋतुओं को स्थान दिया, लेकिन बसंत और पावश ऋतु का वर्णन बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया उन्होंने। बसंत ऋतु को कवि ने बाल रूप में चित्रित करके उसमें मानव व्यापारों का आरोप किया, तो पावश ऋतु का वर्णन उन्होंने उद्दीपन रूप में किया। तीसरा आता है भक्ति भावना। आप जानते हैं कि विद्यापति के उन पदों को लेकर के इसी बात पर चर्चा की जाती रही है कि वो एक भक्ति कवि भी रहे हैं, और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि स्वयं और पर, जैसे अर्थात श्रृंगार वर्णन और प्रकृति वर्णन के साथ साथ उन्होंने चित्रण किया। और जब कवि को परोक्ष सत्ता के चरण कमल दिखाई दिए और उन्होंने अपने साहित्य को फिर भक्ति की ओर मोड़ दिया। कवि को मनुष्य और चराचर जगत पाप पयोनिधि सा लगने लगा। उससे पार जाने के लिए वे इस प्रकार से भक्त निवेदन करते हैं कि हे हरि वंदो तू पद नाय, तू पद पर हरि पाप पयोनिधि पार तर कौन उपाय। इस तरह से कवि के हृदय में उस परोक्ष सत्ता के प्रति अटूट अटल आस्था, श्रद्धा और विश्वास है। इसी तरह से आपके पाठ्यक्रम में जो पहला पद जो है प्रार्थना का, वे हर और हरि में एकात्म भाव प्रकट करते हुए इस प्रकार से भक्ति करते हैं। जैसे कहा है कि एक शरीर लेल दुई वास, खन वैकुंठ खनई कैलाश, बनई विद्यापति विपरीत बाण, ओ नारायण ओ शूलपाण। अतः स्पष्ट है कि विद्यापति के काव्य में आराध्य की महत्ता और आराधक का दैन्य स्वीकार पूर्णतः मिलता है। चौथा आता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जैसा कि आपको बताया गया कि विद्यापति आश्रयदाताओं के कवि रहे हैं और उन्होंने अपने काव्य में आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जड़े हुए अनेक छंद जो है उन्होंने लिखे हैं। जैसे मिथिला के राजा कीर्ति सिंह पर तो उन्होंने कीर्तिलता नामक ग्रंथ की रचना कर दी। इसमें उन्होंने मिथिला के चित्रण के साथ साथ कीर्ति सिंह का भी चित्रण किया है। इसी तरह से कवि ने कीर्ति सिंह के प्रेम प्रसंगों को लेकर कीर्ति पताका की भी रचना की। ये ग्रंथ न केवल हृदय द्रावक है अपितु भयोत्पादक भी है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विद्यापति के काव्य में जो अनुभूति पक्ष, जो उनके भाव जो हमें दिखाई देते हैं, वो पूर्णतः विद्यापति के ही जो है प्रेरित है। दूसरा इनका पक्ष आता है अभिव्यक्ति पक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष कला को लेकर के है और विद्यापति जो है अपनी भाषा के विशेषज्ञ रहे हैं, लोक भाषा के ये प्रमुख कवि रहे हैं। और ये बात स्पष्ट है कि विद्यापति कोरे चमत्कार के नहीं है, कोरी कल्पना के नहीं है, अपितु अनुभूति के कवि हैं। उनके काव्य में अभिव्यक्ति पक्ष का असाधारण अधिकार था। भाव काव्य पुरुष की आत्मा है और शैली उसका शरीर है। कला पक्ष की ओर से उनके साहित्य की यदि हम समीक्षा करें तो ये कह सकते हैं कि अनेक भाषाओं के पंडित होने के कारण उनका शब्द भंडार विस्तृत था और शब्द पद तथा वाक्य योजना में वे बड़े कुशल थे। शब्द शक्ति का उन्हें अच्छा ज्ञान था और इसलिए वे भावानुकूल भाषा का निर्माण कर लिया करते थे। उनकी भाषा में ओज, प्रसाद, माधुर्य तीनों गुण विद्यमान है। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति पक्ष को लेकर के हम चर्चा करेंगे, उनकी भाषा शैली को लेकर के। विद्यापति के काव्य की भाषा मैथिल लोक भाषा है। इनकी भाषा में व्यंग्यपूर्ण ध्वनि का कहीं कहीं पुट मिल जाता है। अनेकार्थक शब्द ही उनके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। भाषा और भावों में बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता भी पाई जाती है। उन्होंने जो लोक भाषा में रचना की और उनकी कृति का आधार उनकी लोक भाषा की कृति पदावली है। कवि इस बात को मानते हैं कि संस्कृत वाणी बहुत आनंद भावई, प्राकृत रत की भस्म न पावई, देसिल बउना सब ने मिठा, ते देउर जपो अब हट्टा। इसका अभिप्राय यह है कि संस्कृत भाषा केवल विद्वानों को अच्छी लगती है और प्राकृत भाषा उस मर्म को प्राप्त नहीं कर पाती। देशी भाषा सबको मधुर लगती है। अतः कवि इस बात को कहते हैं कि मैं अभट्ठा अर्थात अपभ्रंश में ही काव्य रचना करता हूं। इसलिए लोक भाषा में रचना करने पर कवि ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। दूसरा आता है उनकी अलंकार योजना। कवि ने भाषा को सजाने में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया, जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान आदि जो है ये उनके उदाहरण है। रूपक अलंकार का एक उदाहरण आप देख सकते हैं जो कि आपके कोर्स में ही दिया गया है
कि नील नीरज नयन सय सखी ढीरे नीर अपार रे। इस तरह से जो है अलंकारों की छटा उनके साहित्य में हमें देखने को मिल जाती है। तीसरा है रस एवं गुण। विद्यापति के काव्य में यद्यपि सभी रसों एवं गुणों को स्थान मिला है, लेकिन वीर रस एवं श्रृंगार रस की अधिकता है। इसी तरह उनके साहित्य में ओज, प्रसाद एवं माधुर्य तीनों गुणों की भरमार है। जैसे उनका प्रसाद गुण का एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि नंदक नंदन कदम्बिर तरुतरे धीरे धीरे टरली बोला। ये आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, ये भी उदाहरण जो है आप इससे समझ सकते हैं। अब हम चौथा बिंदु है उनका शब्द योजना का। शब्द योजना को हमने उनके 3 भागों में बांटे हैं, एक सार्थक शब्द, व्यंग्यार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्द। जैसे सार्थक शब्द में प्रसंगानुकूल शब्द प्रयोग करने में कवि बड़े निपुण रहे हैं। जैसे आपके पाठ्यक्रम से ही मैंने अधिकतर उदाहरण लिए हैं कि तोहे मतिमान सुमत मधुसूदन बचन सुनहु कुछ मोरा। इस पद में जो है मतिमान का बड़ा सार्थक शब्द है। दूसरा है व्यंग्यार्थक शब्द। विद्यापति की भाषा ध्वनि कहीं कहीं व्यंग्यार्थक होकर के विशेष चमत्कार जो है वो दे पड़ती है। और तीसरा है अनेकार्थक शब्द। जैसे एक ही शब्द को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त करके कवि ने अर्थ विस्तार किया। विद्यापति खूब जानते थे इन सब चीजों को। और जैसे एक उदाहरण मैं इस बात को देता हूं कि जैसे आरती शब्द को ले तो इसका शब्द का अर्थ जो है विद्यापति ने कहीं प्रार्थना, कहीं दुहाई, कहीं वेदना, तो कहीं पैरों में पड़ना जो है अनेकार्थक शब्द को उन्होंने इस रूप में प्रकट किया है। इसका 5वां बिंदु आता है प्रतीकात्मकता। कवि अनेक भावों को प्रकाशित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे उनके पदों में लतिका, कंचन, कुसुम, पानी, दूध, रत्न आदि प्रेम, अभिलाषा और सुख विलास आदि के प्रतीक बनकर के आए हैं। उनका छठा है बिंब योजना। कवि रूप चित्रण और भाव आयोजन दोनों के द्वारा बिंब की सृष्टि करते हैं। रूप चित्रण में वातावरण और देह संबंधी सौंदर्य को अपनाते हैं। भाव आयोजन में अनुभूतियों, कामनाओं, मनोविकारों और चित्तवृत्तियों के चित्र उभारते हैं। इस तरह से विद्यापति का जो अभिव्यक्ति पक्ष है वो भाषा, अलंकार, रस, गुण, शब्द योजना, प्रतीक, बिंब, इन सबको लेकर के ही हम इनकी चर्चा कर सकते हैं। और उनका जो अभिव्यक्ति पक्ष है वो बहुत ही कुशल जान पड़ा है। ओवरऑल हम जो है उनके निष्कर्ष पर हम चर्चा करते हैं कि विद्यापति के काव्य की विवेचना के उपरांत स्पष्टतः ये कहा जा सकता है कि उनका अनुभूति एवं अभिव्यक्ति पक्ष साहित्य के लिए एक मिसाल है। उनका साहित्य भाव और शिल्प की दृष्टि से बड़ा मनोवैज्ञानिक आधार रहा है। उन्होंने लोक भाषा अपनाई, उसे लोक हृदय और लोक कंठ में विराजमान लोकोक्ति और मुहावरों से सजाया और लोकगीतों की तरंगों पर बिठाकर लोगों के इस लोक के आनंद, श्रृंगार और प्रेम से लेकर लोकोत्तर आनंद भक्ति के लिए उन्होंने मुखरित किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।